बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम पाकिस्तानी भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ गले की ख़राबी की वजह से उसका इलाज कराता रहा हूँ। आज पहली दफ़ा मेरा गला सेहत याब हो गया है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों से, अपनी बहनों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपनी माँ से, अपने नौजवानों से मैं गुफ्तगू का फिर से आगाज़ कर सकूं। पहले मैंने सोचा था कि मैं रोज़ाना वीडियो पर बात करता रहूँगा और फिर वो यूट्यूब पे आ जाता है तो इस तारीख़ का हिस्सा बन जाता है। मैंने भी ये सोचा था कि मेरे पास जितने लम्हात अवेलेबल हैं, साल के हों या 10-15 साल के हों या एक सांस के अंदर हों, वो कम अज़ कम तारीख़ का हिस्सा बनते जाना चाहिए। कोई फौरी तौर पर देख सके या ना देख सके, मुझे अपनी बात को रिकॉर्ड पर लाना चाहिए। तो वो इस इलाज के दिनों की वजह से मेरा सारा सिलसिला वो रुक गया। आज अल्लाह के फज़ल व करम से फिर मेरा गला बहाल हो गया है, तो मैं आज से ही अपनी बात को शुरू करता हूँ और वो सिलसिला अब जारी रहेगा इंशाअल्लाह। तो आज तो जो अब तक इलेक्शन आज़ाद कश्मीर के हुए हैं और उनके नताइज तो पहले ही मालूम थे, ये कोई अब की बात नहीं है। जिन लोगों से मुझसे जो पूछते रहते थे, मैंने उनको यही बताया था कि रिज़ल्ट ऐसे ही आएंगे। अब देखें, इस वक्त अता तारड़ को गिरफ़्तार करना, उसकी कोई जस्टिफिकेशन मिल ही नहीं सकती, सिवाय इसके कि वो अपनी चोरी को छुपाएं। और जिस तरीके से मैनेज इलेक्शन किए गए हैं, मैं उसको रिगिंग नहीं कहता, मैं मैनेजमेंट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि पहले नताइज तय कर लिए जाते हैं, किसको हुकूमत देनी है वो भी तय कर लिया जाता है और फिर उसके मुताबिक वो मैनेज इलेक्शन हो जाते हैं। उसमें कोई हार भी जाता है, कोई सीटें 2-3 कम भी हो जाती हैं, ज़्यादा भी हो जाती हैं, लेकिन जो नतीजा, बड़ा नतीजा होता है कि वज़ीर आज़म कौन होगा, कौन सी पार्टी जीती हुई होगी और वो पूरे मुल्क के अंदर, ये उसका एक छोटा सा यहाँ पे जो था आज़ाद कश्मीर में, तो जैसे कहते हैं वो फिल्मों के पहले चलाए जाते हैं, तो ये एक छोटा सा वो उन्होंने शो किया हुआ था। तो हार्डली 22 लाख की आबादी पे ये इलेक्शन हो रहे थे, तो कोई इतना बड़ा उससे तब्दीली तो नहीं आती थी। लेकिन इत्तेफाक से जिस तरीके से मरीम नवाज़ ने कैंपेन चलाई और हर बंदा सामने नज़र आ रहा था, चैनल्स भी बेबस हो गए कि वो जो मरीम नवाज़ की का री एमरजेंस था वो उसको रोक नहीं सके। तो इन इलेक्शनों में 2-3 चीज़ें खुल के वाक़ हो रही हैं कि ये पाकिस्तान के आइंदा के इलेक्शन का इब्तदाइया है। लेकिन अगर मुल्क के लोग इसी तरह रेजिस्ट करते रहे जैसे आज़ाद कश्मीर के लोगों ने भी किया है, तो फिर वो इलेक्शन नहीं कराएंगे, बड़े इलेक्शन भी कोई और तरीका उसका सोचना शुरू कर दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शंस हैं, इसके अंदर तो आप देख रहे हैं जितनी इंटरफेरेंस है वहाँ के अंदर, वो छुपी हुई भी नहीं रह गई, हर चीज़ खुल के सामने आ रही है। बड़ी जो पार्टी थी उसको तीसरे नंबर पर दिखा रहे हैं ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि ये
पार्टी इलेक्शन जो है बड़े फेयर है, और वरना वो अब वोट गिनेंगे आप तो मुस्लिम लीग के कहीं ज़्यादा हैं, जल्द से उनके जो थे वो इतने बड़े थे। तो इससे बहरहाल मुस्लिम लीग एक ही फ़ायदा उठा सकती थी कि उनकी लीडरशिप को तस्लीम कर ले पाकिस्तान, तो वो मरियम नवाज़ जो हैं वो फिर इमर्ज हुई हैं। तो वैसे तो लीडर इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ ही हैं, पार्टी के फैसले तो उन्होंने ही करने हैं, लेकिन ओवरऑल एक और लीडर जो है बिला शिरकत गैर वो मुस्लिम लीग का इमर्ज हो गया है, और वो है मरियम नवाज़ शरीफ। तो मैं उसके बावजूद मैं अर्ज़ करूँ कि इस तरीके के इंतखाबात हमेशा मुल्क के होते रहे हैं। उसका जो मैं खैफ हो गया हूँ, इनके नताइज से डर गया हूँ, वो ये है कि अब ये छोटी सी जगह थी, उसके लिए भी वो इतने सेंसिटिव हैं कि हर कीमत पे वो अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट लेना चाहते हैं। तो वो उन्होंने मेरे ख्याल में ज़्यादती कर रहे हैं यहाँ पे। ये बड़ा सेंसिटिव एरिया था, जो लोग हराए गए हैं, जो टॉप पे थे उनको आपने ज़ीरो कर दिया है। तो ये आज़ाद कश्मीर के अंदर उस तरीके की आवाज़ें उठना शुरू ना हो जाएं, वो आपको भी वही हैसियत ना दें जो मकबूजा कश्मीर में इंडिया की हैसियत है। ये हम नहीं देंगे, हम तो अपने एस्टेब्लिशमेंट के हक में बोलेंगे, लेकिन ये जो एक और शक्ल बन रही है, खुदा के लिए कभी सोचें, थोड़ा सा सोचने का मादा आपके अंदर होना चाहिए। और मैं आपसे एक मैं जो तारीख़ का तसलसल है पाकिस्तान के इंतखाबात का, वो मैं आपके सामने तफसील से रखूँगा। एक इलेक्शन भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें एस्टेब्लिशमेंट ने जो पहले रिज़ल्ट कहे थे वो उनको हासिल करके रहे। आप मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन उनका एक इलेक्शन भी उन्होंने नहीं होने दिया। देखें जी, उनका पहला इलेक्शन जो है कायद आज़म को तो जनरल अकबर ने भी कह दिया था कि उस तरह की जमहूरियत जो मगरबी जमहूरियत है वो नहीं चल सकती, तो कायद आज़म ने उस पर पाबंदी लगा दी, अयूब खान पे पाबंदी लगाई, मगर सबसे ज़्यादा उन्हीं को प्रमोशनें मिली और आते गए, और अयूब खान जो है आखिरकार मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक बन गए। इस मुल्क में जो मशरक़ी पाकिस्तान ने तमाम पार्टियों ने मिल के इलेक्शन कराया, जिसको हम कहते हैं जुगतू फ्रंट, उन्होंने जीत लिया इलेक्शन। मुस्लिम लीग बुरी तरह हार गई और सिर्फ एक सीट हमारे जो वहाँ के बहुत बड़े लीडर थे वो उनको भी एक तालिब इल्म ने इलेक्शन में शिकस्त दे दी, नूरुल अमीन साहब को। तो इसलिए, लेकिन जब उन्होंने हुकूमत बढ़ाई तो हार्डली 3 महीने वो चली, वो जुगतू फ्रंट वो अपनी लड़ाइयों में लड़ के टूट जाता, लेकिन नहीं, उसको पाबंद करके कर्फ्यू लगाया गया, वहाँ पे उसके ऊपर दबाव डाल के उस इलेक्शनों को ही कालअदम करार दे दिया गया जस्टिस मुनीर के ज़रिए। तो ये तो हमारे यहाँ सूरत हालात ऐसी, जब मशरक़ी पाकिस्तान का एक इलेक्शन भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो रिज़ल्ट होते थे उनको हम कबूल नहीं करते थे, तो फिर वो हमसे चले गए। अब वरना वो उनके सारे लोग जो हैं, आज हम छोटी सी बात समझते हैं, वो तो पीछे हटे ही नहीं हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत की है उन्होंने, और आखिर दम तक मुजीबुर रहमान शेख ने कभी
बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया। वो जेल में था तो वो बन गया। वो कोशिश कर रहा था मैं उसी तरीके से साथ रहूं, और उसका साथ भी सिंध वालों ने दे दिया, और खैबर पख्तूनख्वा वालों ने, वहाँ जीती थी वली खां की पार्टी, उन्होंने साथ दे दिया। बलूचिस्तान के तमाम सरदारों ने साथ दे दिया। तो वो तो पूरे पाकिस्तान का लीडर था, उसको क्या ज़रूरत थी बांग्लादेश का नारा बुलंद करने की? उसने नहीं करने दिया। जब आपने उसको अंदर कर दिया, असम्बली का तारीख दे के, उसके बाद अजलास नहीं बुलाया, उसको वज़ीर आज़म का कह के, याह्या खान का, ये तो अजीब अंदाज़ है कि याह्या खान जब मरा तो उसको सरकारी एजाज़ के साथ दफन किया गया, तोपों की सलामी दी गई, पाकिस्तान के परचम में लपेट के उनको दफन किया गया। अभी एक पाकिस्तान का सदर फौत हुआ है, ममनून हुसैन, वहाँ कोई था सरकारी बंदा, कोई उसके ये एजाज़ सिर्फ और सिर्फ जो हमारे फौजी हुक्मरान हैं उनके अंदर ही होता है। अब लोग जो है हमारे जो समझते ही नहीं है, इसकी सियासत को पढ़ते भी नहीं है, इतने अनपढ़ हैं ये। एक है वो हसन निसार, इतना अनपढ़ आदमी है, मैं हैरान होता हूँ कि उसको हम बना देते हैं मुफक्किर पाकिस्तान से भी बड़ा। अंदाज़ा करें, ये मजबूरियाँ हैं जो चैनल्स की, और सारे चैनल्स बिके हुए हैं, A to Z, ये बेचारे ना बिकने के बावजूद बिके हुए हैं। अब वो और जो बंदे लाते हैं उन्हीं को, जो बिके हुए लोग होते हैं वो उनको ला के एस्टेब्लिशमेंट बिठा देती है। जो थोड़ी सी जगह बचती है तो वहाँ पे जनरल बैठे होते हैं, रिटायर्ड जनरल, जो जंगें हार चुके हैं, और वो कहते हैं हमें सिखाते हैं कि तुम्हें पार्लियामेंट कैसी बनानी चाहिए। मेरे एक अजीज़ हैं, बहुत अच्छा भी है उनका, मैं पूरी फैमिली को जानता हूँ, मेरे मखदूम रशीद के इलाके का है। वो अंदाज़ा करें भाई, आप पीटी मेंबर बन नहीं सकते, लेकिन वो आज नए पाकिस्तान का नया रास्ते बना रहे हैं। रोज़ मज़ामीन रखे, खबर नहीं लोधी साहब, मैं हैरान हो रहा हूँ। हमजद शोएब साहब तो वो तो अल्लाह माफ़ करे, उनको को तो फिटकार पड़ चुकी है, जो कहता है मैं आपको आपके गांव में आके नुकेल डाल दूँगा। वो कहता है मेरा दिल खोल रहा था। उसने जो वीडियो भेजा है, प्लीज़ मैं अपनी कौम से कहता हूँ उसको सुने तो सही, यूट्यूब पे भी वो है, प्लीज़ सुन लीजिए। उस चीज़ से आपको नज़र आएगा कि इस मुल्क के मालिक कौन है। वो अपने अलावा किसी को समझते नहीं है। मुझे तो खबर नहीं लोधी पे, तो अफसोस है। उसके दूसरे भाई जनरल से मेडिकल उसके कोर के अंदर से, वो इतने ये समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन चूँकि वो उसी का हिस्सा है, वो अजीब बातें करते हैं। मुझे दुख होता है, मैं उनसे प्यार भी करता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा प्यार का। मैं उनको बताता हूँ कि आपके वालिद को एक थानेदार ने अंदर कर दिया था, आप मेजर जनरल थे बावलपुर, कि ये और चीज़ है जिसमें से आप कहते हैं कि सियासतदानों के जो है बच्चे निकल आते हैं, अंडे निकल आते हैं। भाई 3-4 दफ़ा इलेक्शन होगी तो ये लोग बिल्कुल रह जाएंगे। जैसे मशरक़ी पाकिस्तान में मिडिल क्लास आगे आ गई थी, उसको आपने रिकगनाइज नहीं किया तो उन्होंने अलहदगी कर ली। यहाँ 2 इलेक्शन आज़ादी से करने दें तो ये बड़े जो अंग्रेज़ों के पले बने हुए बच्चे हैं जिनसे हम टक्करें मार रहे हैं, हम मार मार के उनको हराते हैं, आप पकड़ के उनको बिठा देते हो। मैं क्या करूं? पहले अंग्रेज़ उठा के बिठा देते थे, अब तुम उन्हीं को उठा के बिठा देते हो। जनरल हमीद गुल ने कहा
कि यूसुफ ज़ार और शामू तो हमारे बच्चे हैं, हमारे पाले हुए हैं। उस आप हद है आपको। मेरे वो बहुत मिलने वाले थे, हमीद उल गोल मेरे घर में 10 मरतबा आते थे सिर्फ मेरी बातें भी सुनने के लिए, लेकिन वो मेरा नाम नहीं लिया, उन दो का नाम लिया। तो ये आप इस लीडरशिप से हमारी जान छुड़ा नहीं सकते, बल्कि आपने मुसल्लत की हुई है। अब आप लिख रहे हैं कि जनाब वो बन जाते हैं, वो बन जाते हैं। भाई सारे बन जाएंगे, आप तो बीटी मेंबर नहीं बन सकते। मैंने जो वो निसार था, जो क्या पूरा नाम था उसका, जस्टिस जो साकिब निसार, वो उसका अंदाज़ा करें आज कहाँ टके टोकरी हो रहा है। आप लोगों ने उसको लोगों को अमीन और सादिक बनाने के सर्टिफिकेट बनाने वाला बना दिया। तो फिर क्या हुआ, आज कहाँ बैठा हुआ है। मैंने उसको उस वक्त कहा था कि तुम आइन तोड़ते हो, शर्म नहीं आती, तुम आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हो, तो फिर मेरे हाथ चूमते हो और फिर बुज़दिलों की तरह मुझे बुलाते हो मुकदमे में। जो मेरा नाम जो दे भी ना सका कोई, मेरे लेफ्टिनेंट जनरल भी ना दे सका, सबके नाम दिए उसने। असद दुरानी ने भी मेरा नाम भी देता, उनमें नाम नहीं दे सके। तो फिर ये इस तरीके की चीज़ों से आप बाज उनसे मैं कहता हूँ आ जाएं, क्योंकि इस वक्त आप नहीं समझ रहे। ये अभी 4-5 जो पूरा बॉर्डर एरिया है, आज़ाद कश्मीर सारे का सारा आपका वो कैंप है कश्मीरियों की आज़ादी की जंग लड़ने वाला कैंप है। उनका राइट भी है वो मकबूजा कश्मीर में जा सकें। आपने तो उनके दरवाजे भी बंद करते जा रहे हैं। इस तरीके से आप खुद ऐसी लड़ाइयाँ लड़ते हैं जिसके अंदर पाकिस्तान पीछे चला जाता है। पहला जो था कमांडर इन चीफ अंग्रेज़, उसने कायद आज़म का कहा तो नहीं माना था, लियाकत अली खां का कहना भी नहीं माना था। उसने कहा जी हम एक जो हमारा चीफ कमांडर है वाइट, उसमें उसके नीचे रहते हुए दोनों फौजें कैसे एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकती हैं, मैं आपको फौज नहीं देता। फिर आप लोग लेके गए इन तमाम लोगों को, ट्राइबल एरिया के लोगों को, वहाँ से आपने बेड़ा कर दिया कश्मीर का। वो कहाँ मसला हल होगा, तबाही फेर दी आप लोगों ने वो जंग लड़ के। जहाँ जो वहाँ का रियासत का वाली था, महाराजा था, कायद आज़म के कंट्रोल भी था। 3 महीने उसने पाकिस्तान का झंडा लहराए रखा जम्मू पे, श्रीनगर पे। उसको कोई रास्ता ही और नहीं था। जैसे कायद आज़म मसाइल का हल करना चाहते थे, उनको तो भेज दिया आपने ज़ियारत के अंदर। वहाँ कौन सा इस वक्त का डॉक्टर बर्नार्ड पैदा हो चुका था कोयटे के नज़दीक, जहाँ आज भी सेहतमंद आदमी का पहुँचना भी मुश्किल है। कहा कैद को वहाँ आपने डाल दिया, अमूरे ममलिकत चलाने से उसको निकाला कि ये बूढ़ा अब हमें आगे चलने ही नहीं देता, क्योंकि वो जानता था एक एक चीज़। उसने क्वेटा में बुलाया आप सब लोगों को, हमारी अफवाज पाकिस्तान को, और उन्होंने कहा तुम नौकर हो, यू आर सर्वेंट ऑफ द पीपल। लफ्ज़ का चुनाव किया कि यू आर सर्वेंट ऑफ द, यू हैव नथिंग टू डू विद द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। आज पॉलिसी मेकर आप हैं, आप फॉरेन पॉलिसी आप चलाते हैं। ये जो बाजवा साहब हैं वो तो अमरधारा है, इस वक्त अमरधारा है। मुझे पकड़ने चाहो पकड़ लो, मुझे अब किसी केस में मुझे पकड़ते तो सही, नए में पकड़ लेते या बगावत में पकड़ लेते, जुर्रत है। अब
तुम्हें या तो मुझे अब मुझे लगता है कि तुम मुझे मारने का बंदोबस्त करोगे, क्योंकि मैं वैसे तो मरता नहीं। आप मेरे इन सांसों से भी इतने तंग आएंगे कि आपने मुझे मारना है अब, तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। पहले आप नहीं मारना चाहते थे, लेकिन जो आप आज़ाद कश्मीर में कर रहे हैं वो बदनामी भी लेने से नहीं डरते। तो जावेद हाशमी को मारना तो एक एक्सीडेंट की मार है ना। वो आप मुझे मारोगे, मैं तो खैर शहीद हूँगा, लेकिन आप लोगों को परवाह भी नहीं है। अब अफवाहें हैं, वहाँ फौजियों ने भी गोलियाँ चलाई हैं आज़ाद कश्मीर में। तो ये अफसोसनाक खबरें हैं, झूठी होंगी खबरें, लेकिन ये खबरें क्यों फैल रही हैं? बक्से आप उठा के लेके जा रहे हैं, उस पूरे सिस्टम को ही आप बेड़ा गर्क कर दिया है। आने वाले इलेक्शनों की ये तैयारी है, इससे बाज हो जाओ, अपने काम करो। तुमने कायदे आज़म ने सर्वेंट कहा था, तुम हमारे मालिक बन गए हो। हमें वीडियो बना के भी धमकियाँ देते हो। वो कहते जी मैं उसके नाक में नकेल डालूँगा उसके गांव में। भाई मेरे नाक में नकेल डालोगे, मैं तो नहीं कहता मैं आपके नाक में नकेल डालूँगा, मैं तो इतनी बात करना भी नहीं चाहता। मुझे मज़े भी नहीं देता कि मैं कहूँ कि जी आपका नाक कितना है, आपकी लंबा चौड़ा नाक है, मैं उसके साथ नकेल डालूँगा। ये नाजेबा बात होगी मेरी तरफ से, आपकी तरफ से नाजेबा नहीं है, मेरी तरफ से नाजेबा होगी। इसीलिए खबर नहीं लोधी साहब, मैं आखिर मजबूर आके कह रहा हूँ कि आप पीडी मेंबर मेरे इसी इलाके से नहीं बन सकते। ये और चीज़ है, ये जो आप किताबें लिख रहे हैं ये गलत मौके पे लिख रहे हैं। लोग अपने वोट की ताकत को समझते हैं, आप उसकी ताकत को छीनना चाहते हैं। कभी अयूब खान की लोकल बॉडी मेंबर्स के ज़रिए मोहतरमा फातिमा जना को हराया भी जाता है, गद्दार भी कहा जाता है। और ये सियासतदान जो आपने पैदा किए हुए हैं ये बेचारे किधर जाते हैं? मशरक़ी पाकिस्तान का हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने भी एक्सटेंशन दे दी अयूब खान को, कैसे ना देते? भुट्टो जो है वो डैडी 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 करते हुए 10 साल उसकी ज़बान ही नहीं सकती थी, फिर वो वापस उसको लेके आए आप लोग, उसको मुजीब को निकाल के फांसी उसको मरवा के इसको आपने इक़्तिदार दे दिया। जो हारा हुआ था, रिजल्ट आपकी मुताबिक नहीं आए तो उस हारे हुए को जीता हुआ बना दिया, पाकिस्तान को हारा हुआ बना दिया और एक भुट्टो को जीता हुआ बना दिया। अब हम क्या करें? वो भुट्टो जब उसने बातें की आपके खिलाफ हुकूमत की, उसने कहा कि भाई ये जो जनरल हैं नत्था सिंह है, फलां सिंह है, ये कहाँ के आ गए हैं, तो फिर उसका बदला आपने ले लिया। उन्होंने सियासतदानों ने भी अवाम की वो सियासत कर भी नहीं सके थे। आपने कहा जी हम आपके साथ हैं, ज़ियाउल हक ने कहा, वो शेर बन गया, उसने हमें मारा, शाही किले में फेंक रहे। कभी आपने आपको तरक्की पसंद लीडर के तौर पर, लेफ्ट का लीडर के तौर पर, आज पूरे लेफ्ट को कहो कि भुट्टो को लेफ्ट का लीडर मानते हैं? वो था भी नहीं, वो वहाँ का फ्यूडल था। वहाँ उस अपनी लैंड रिफॉर्म में 1 एकड़ ज़मीन सरेंडर नहीं की। वो कहाँ का इनकलाबी निकल के आया था, लेकिन तुमने अपना बदला लेना था, उसको फांसी दे दी। उसके बाद वो हीरो है, वो मेरा भी हीरो है। मैं कहता हूँ उसे जान तो थी ना। ये बातें जो आप करते हैं, यही नवाज शरीफ साहब के साथ आप कर दिया है। आप उसको आज गद्दार बना रहे हैं आप, कि जो बंदा आपके बाजवा साहब हज़रत किबला मुतज़िला औलादी बाजवा साहब आपसे मुलाकात करता है, वो अफ़गान नुमाइंदा, तो
वो पवित्र हो जाता है, उसने हज कर ली होती है, उसको आप उसके सर पे आप कुरान बांध के गले में उसको वलीउल्लाह बना लेते हैं। क्यों करते हैं आप मुलाकात उससे सिविलियन कपड़ों में बैठ के? क्यों आप उसके साथ इस तरह मुलाकातें करें तो जायज़ हो गया। अगर नवाज शरीफ से की है, मैं उसको भी अभी तक मैं नहीं ये कहता कि क्या थी क्या नहीं थी, प्रूव करूँगा। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, प्रूव करूँगा। लेकिन आपने आज के दिन नवाज शरीफ को गद्दार बना दिया है, मोदी का यार बना दिया है, और उसको जो उसने कुर्बानियाँ दी हैं और कौम उनको भूल नहीं रही। और उसकी बेटी को कैसे उन्होंने आज़ाद कश्मीर में अपना सर का ताज बना दिया। तो इसलिए आप प्लीज़ समझें, लोधी साहब आप समझें, वाजपेयी साहब आप समझें। सिर्फ ये फैज़ हमीद के मुल्क को, मुझे पता है फैज़ हमीद ने डबोना है मुल्क को। उसको सिर्फ ख्वाहिश है कि मैं CNC बन जाऊं। नहीं बनेगा, मेरी पेशेंट को ये बन भी नहीं सकता। लेकिन फौज के भी एस्टेब्लिशमेंट की टुकड़े भी कर दिए, मुल्क के टुकड़े भी कर दिए, ताकतवर जमातों के टुकड़े कर दिए। क्या पाकिस्तान वालों ने होना ही होना है, और उनकी ये जो गद्दारी है उसको हम और मजबूत करते चाहते जाएं जहन्नम में। हमारे ऊपर वो बोझ हैं, हमने उनको अलग कैपिटल बना के दे दिया है। अयूब खान ने मुझसे कहा हुआ है, और जब मैंने कहा कि आपने और लीडर नहीं पैदा किया, तो उसने कहा हम सिंध में शिकार करने जाते हैं तो वहाँ बड़ा दरख्त नहीं होता, वहाँ झाड़ियाँ होती हैं, तो लोग कहते हैं उसी झाड़ी को दरख्त कह लेते हैं। मैंने कहा अयूब खान साहब खुदा का नाम माने, जो जितने दो मुल्क खड़े, वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान है, यहाँ मगरबी पाकिस्तान है, उसको ऊपर झाड़ी के साए के नीचे वो चलेंगे। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने गाली निकाल, हौली सी आसान सी गाली निकाली। मैंने कहा अयूब खान साहब आपकी पार्टी के कन्वेंशन लीग वाले कह रहे हैं कि आप गालियाँ देते थे। उसने कहा कौन हरामजादा कहता है मैं गालियाँ देता हूँ? मैंने कहा जी मैं कम अज़ कम मैं तो ये नहीं कहता। अब मैं अंदाज़ा करें किसको कह रहा था हरामजादा। फिर उसने कहा, फिर मैंने कहा जी कि अब वो ये उसने वो हराम तोप है, वो हराम तोप का बच्चा है। मैं ये फिर उसकी पार्टी मानती है कि ये तो उसकी तकिया कलाम था। अंदाज़ा करें यार कि एक जर्नैल ऐसा नहीं है जो गालियाँ ना देता हो। हम भी साथ बैठे थे, ज़ियाउल हक इतनी गंदी गालियाँ देता था, इतनी गंदी जो मैं दोहरा नहीं सकता। मैं इसलिए छोड़ दी उसकी वजारत को। लेकिन वो हमें जो समझते हैं आपके जनरल, आपके कमांडर चीफ परवेज़ मुशर्रफ जैसी गालियाँ देता था, वो उनसे और आगे बढ़ के देता था। तो ये मुल्क का चलाने का तरीका नहीं है। 43 साल जो जनरलों ने मुल्क चलाया, तो पहले उसका हिसाब तो दो यार। मेरी अफवाज असाकिर पाकिस्तान, उसके जवाब तो दो, नहीं देते। ये छोटा सा इलेक्शन हो गया है, इसको ही एक एहतराम के साथ इसके नतायज को कबूल कर लिया जाता। वहाँ पे भी इतनी छोटी सी भी आपने धांधली की हो। मुझे तो सारा धांधला था, मुझे पता था कि पहले आप तय कर चुके हैं। लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं इस कौम के साथ? हमें माँ बहन की गालियाँ देते हैं और 50-50 साल डायरेक्ट हुकूमत करते हैं। जिसको हुकूमत देते हैं 2-3 साल, उसके बाद निकाल के फेंक देते हैं। वो निकम्मे हैं सियासतदान, मैं भी मानता हूँ बहुत निकम्मे हैं। लेकिन उनको तो आपने कोई पूरा वक्त तो करने दो। मैं तो आप भी कहता हूँ इमरान खान को भी वक्त पूरा
करने दो, खुल के कौम के सामने आ जाएगा। आप फिर उसको निकाल देते हैं बदनाम करके खुद, उससे काम लेके फिर आप दूसरे इलेक्शन के लिए तलाश करते हैं। कभी पीपल्स पार्टी को भी टीम कहीं बनाने की कोशिश करते हैं, या मियाँ साहब के पास जाके वहाँ ये आप मिन्नतें करते हैं कि अगली रिज़ल्ट अभी से तय कर लें। ये ना करें। इस तरीके से ये तरीक़ेकार ही, इस तरह मुझे बताएं कोई मुल्क होगा जिसकी तारीख लिखी जाएगी, पाकिस्तान सफ़ेद ज़मीन पर अल्लाह करे रहे ता क़यामत। आपने तो ता क़यामत क्या, अभी पाकिस्तान तोड़ दिया है। तोड़ देने की बात नहीं, वो टूट जाएगा की बात नहीं, आपने तोड़ दिया है। उसके बाद आपके जब आप पाकिस्तान तोड़ने वाले हैं, तारीख लिखी जाएगी कि वहाँ पे 43 साल मार्शल लॉ की हुकूमत रही, तो वो किसको मुर्र से इल्ज़ाम कर देगी। तारीख, दुनिया की तारीख जब लिखी जाएगी, 5 आपके कमांडर चीफ वो 10-10 साल आपके इक़्तिदार पे रहे, बड़े अच्छे होंगे बड़े बुरे होंगे, वो छोड़ दें। तारीख वाला क्या लिखेगा, किसी और मुल्क की ये तारीख है। सफ़ाए हस्ती पे कोई मुल्क बता दें 7-6 कमांडर इन चीफ हुकूमत कर रहे हों, और हुकूमत के बाहर निकलते के साथ ही वॉलंटरीली बाहर चले जाते हों, मुल्क से बाहर, और दुनिया कहती हो है कि उनका अब इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं, बल्कि पाकिस्तान से ज़्यादा असासे उनके पाकिस्तान से भी ज़्यादा बाहर बना लिए हैं, इसलिए वो सब चले जाते हैं। यार इस मुल्क के साथ ये ना करो। मैं बस यही मदद करता हूँ, और मैं ये सिलसिला मेरा जारी रहेगा जब तक आपने कोई एक्सीडेंट कराना हो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि आप यही रास्ता रह गया है, इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं रहा। और मैं इंशाल्लाह हर रोज़ा या एक दिन छोड़ के एक दिन मैं ज़रूर पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, काबिल एहतराम मेरी बहनों, माओ, दोस्तों, जब तक मेरा गला साथ देता रहेगा और मेरी सांस में सांस है, मैं आप तक पहुंचता रहूँगा। जितनी पाबंदियाँ लगा ले, टीवी के ऊपर लगा ले, या ये मेरे पास तो ये वो कह रहा है, अंदाज़ा करें कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं जाता। वो अमजद शुएब, वो अल्लाह के बंदे, तुम उनको डरा के रोकोगे तो कैसे आएंगे। अच्छा फिर भी आ जाते हैं, लेकिन मैं ये जो मैं वीडियो का तरीका है, इसके ज़रिए से मैंने सेटअप बना लिया है। मैं इंशाल्लाह अपने लोगों को सलाम अकीदत पेश करने के लिए रोज़ाना या दूसरे दिन हाजिर खिदमत होता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद। आज़ाद कश्मीर के वो मज़लूम मजबूर जिनकी आज राय आमा को कत्ल कर दिया गया है, मैं उस कत्ल की हुई उन वोटरों की तौहीन को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी जिंदाबाद कहूँगा और पाकिस्तान को भी और आज़ाद कश्मीर को, दोनों को जिंदाबाद कहूँगा।